नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद का भाग 2। कल हम लोगों ने कुछ अनुच्छेदों को देखा था प्रथम भाग में, और ये समझने का प्रयास किया था कि वे कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो हमारी परीक्षा दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। आज हम प्रमुख अनुच्छेदों के भाग 2 को लेकर चल रहे हैं और उन प्रावधानों को देखेंगे जो आने वाली परीक्षाओं के लिए भी क्या है, लाभप्रद होगा। दोस्तों, प्रमुख अनुच्छेद के भाग 2 में हम चर्चा करेंगे राज्यपाल का, राज्य विधानमंडल के कुछ प्रमुख अनुच्छेदों को, केंद्र राज्य के संबंध को देखने का प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ हम देखेंगे उच्च न्यायालय और संपत्ति का अधिकार, महाधिवक्ता, वित्त आयोग और मुख्यमंत्री। ये कुछ पद हैं और कुछ कार्यशैली हैं जिन पे हम आज हमारा चर्चा का विषय होगा। तो आइए दोस्तों, हम प्रमुख अनुच्छेदों के भाग 2 को देखने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे राज्यपाल। हम लोगों ने केंद्र के समस्त प्रावधानों को देखा था, अनुच्छेदों को देखा था। आज हम सीधे चर्चा करेंगे राज्य से संबंधित जितने भी प्रावधान अनुच्छेद होंगे उनको। तो सब दोस्तों हम देखते हैं राज्यपाल। राज्यपाल से संबंधित वो कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है और हमारे संविधान में निहित भी हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि जो अनुच्छेद 152 है, 152, वह राज्यपाल से संबंधित परिभाषा को व्यक्त करता है। मतलब कि वह राज्यपाल की परिभाषा को बताता है कि अनुच्छेद 152 है, उसमें राज्यपाल की परिभाषा को व्यक्त किया गया है कि, और जो अनुच्छेद 153 है दोस्तों, वह राज्यपाल की बात करता है। अर्थात जो राष्ट्रपति है वह प्रत्येक राज्यों में एक राज्यपाल की नियुक्ति करेंगे। ठीक, 2 राज्यों के भी एक राज्यपाल हो सकते हैं, लेकिन इसमें जो अनुच्छेद 153 है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। हम लोगों ने चर्चा भी किया था। तो जो अनुच्छेद 152 है वह राज्यपाल की परिभाषा से संबंधित है कि राज्यपाल की परिभाषा क्या होगी, और जो अनुच्छेद 153 दोस्तों, वह राज्यपाल प्रत्येक राज्यों में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा एक राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी। तो राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी क्या दोस्तों, प्रावधान है। अर्थात राज्यपाल का पद हम कह सकते हैं। राज्यपाल का निर्वाचन राष्ट्रपति द्वारा होगा, अभी हम आगे देखेंगे। तो 153 राज्यपाल के पद की बात करता है, 152 राज्यपाल की परिभाषा संबंधित है, और दोस्तों जो 154 है वह राज्यपाल के शक्ति एवं कार्य बताता है। वे कौन कौन शक्ति और कार्य होंगे, जैसे कि प्रशासनिक शक्ति, विधायी शक्ति और प्रशासनिक शक्ति। ये 2-3 शक्तियां हैं जिनके अंदर तमाम वे कार्य करते हैं अपने। तो 154 जो है दोस्तों, वह राज्यपाल के शक्ति एवं कार्य को निर्दिष्ट करता है। ऐसे प्रावधानों को दिया गया है। 155 दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। 155 में राज्यपाल के निर्वाचन संबंधी प्रावधान है। अर्थात जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि जो राज्यपाल है उनका निर्वाचन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। अर्थात राष्ट्रपति उन्हें नियुक्त करता है। अर्थात राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक राज्यपाल अपने पद पर बना रह सकता है। ठीक, तो 152 राज्यपाल की परिभाषा, 153 प्रत्येक राज्यों में एक राज्यपाल रहेंगे, और 154 में राज्यपाल के शक्ति और कार्य की बात करता है, और 155 दोस्तों निर्वाचन की बात करता है, जो कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। फिर दोस्तों 156 जो है वह राज्यपाल के कार्यकाल की बात करता है कि राज्यपाल का कार्यकाल क्या होगा। वैसे तो चूंकि प्रसाद पर्यंत रहते हैं तो एक सामान्य रूप में हम राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष मान सकते हैं, और वैसे तो अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, मतलब राष्ट्रपति उन्हें जब चाहे तब उनको पद से हटा सकता है, लेकिन सामान्य स्थिति हम कह सकते हैं कि जो राज्यपाल का कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है। ठीक दोस्तों, तो अनुच्छेद जो 56 है 156 वह राज्यपाल के कार्य की बात करता है, कार्यकाल की। 157 में जिस प्रकार से राष्ट्रपति की योग्यता होती है, उपराष्ट्रपति की योग्यताएं होती हैं, वैसे ही राज्यपाल की भी योग्यताएं होती हैं कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक दोस्तों, तो 157 में राज्यपाल की योग्यता से संबंधित है। 159 में जिस प्रकार से इनको शपथ दिलाया जाता है, तो 159 में राज्यपाल के शपथ संबंधी प्रावधान है। ठीक दोस्तों, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका 161 161 जो है दोस्तों, वह राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है। मतलब जिस प्रकार से केंद्र में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी गई है, ठीक वैसे तो नहीं दिया गया है, लेकिन क्षमादान की शक्ति कुछ, अगर दोनों राष्ट्रपति और राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति देखा जाए तो दोनों थोड़ा सा कुछ न कुछ अंतर है। अंतर क्या है कि जो राष्ट्रपति है वह क्षमा कर सकता है, क्षमा संबंधी जो प्रावधान है वह राष्ट्रपति द्वारा दिया गया है। क्षमादान इनके लिए भी है, लेकिन जो राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया क्षमादान है वह क्षमादान
राज्यपाल को नहीं दिया गया है। ठीक दोस्तों, बाकी हम जब राज्यपाल की व्याख्या करेंगे, जब राज्यपाल को समझेंगे टॉपिक को, तो हम जानेंगे। केवल हमको इतना जानना है कि जो अनुच्छेद 161 है वह क्षमादान की शक्ति की बात करता है, जबकि 159 शपथ की बात करता है। जिस प्रकार से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने कौन शपथ लेता है? भारत का राष्ट्रपति। वैसे ही जो चीफ होते हैं हाई कोर्ट के, राज्यों के जो चीफ जस्टिस होते हैं, उनके सामने शपथ कौन लेता है दोस्तों? राज्यपाल। ठीक दोस्तों, 174 की बात करें तो जिस प्रकार से हमने देखा था कि लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति करता है, किसी सहायता से? प्रधानमंत्री की सहायता से। ठीक वैसे ही राज्यों में जो राज्यपाल है वह मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद की सहायता से विधानसभा का विघटन करता है। तो विधानसभा के जो विघटन संबंधी प्रावधान दोस्तों वो किसमें है? 174 में। फिर दोस्तों हम बात करते हैं अनुच्छेद 200 की। मैंने आपसे चर्चा किया था कि जिस प्रकार से राष्ट्रपति के पास कुछ विधेयक पर स्वीकृति हो जाता है, मतलब विधेयक पे सहमति मिल जाए, तो जो विधेयक पर स्वीकृति है, तो विधेयक पर स्वीकृति किसकी होगी? राज्यपाल की होगी, क्योंकि राज्य विधानमंडल से संबंधित प्रावधान है, विधेयक है। तो जो अनुच्छेद 200 है वह विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करता है किसको? राज्यपाल को, कि वह अपनी सहमति प्रदान करे। दूसरा प्रावधान क्या होता है दोस्तों उस विधेयक संबंधित? वह अनुच्छेद 201। जो अनुच्छेद 201 है दोस्तों, वह विधेयक को राष्ट्रपति के पास सुरक्षित रखने का प्रावधान देता है। अगर राज्यपाल चाहे तो विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, तो वह विधेयक क्या बन जाएगा? अधिनियम बन जाएगा राज्य से संबंधित। लेकिन अगर राज्यपाल चाहता है कि मैं उस विधेयक पर स्वीकृति नहीं देना चाहता हूं, उसे सुरक्षित रखना चाहता हूं, तो वह क्या कर सकता है? अनुच्छेद 201 का प्रयोग करते हुए विधेयक को राष्ट्रपति के पास क्या कर देगा? सुरक्षित रख देगा। फिर राष्ट्रपति उस पर अपना निर्णय लेगा कि राष्ट्रपति को क्या करना है। ठीक, तो यह एक विशेष प्रकार की शक्ति है जो राज्यपाल को दी गई है कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के पास संरक्षित या सुरक्षित रख सकता है। फिर बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 213 की। जो अनुच्छेद 213 है, जिस प्रकार से 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है सदन के संदर्भ में, ठीक उसी प्रकार 213 राज्यपाल को भी अध्यादेश की शक्ति प्रदान करता है। ठीक, फिर दोस्तों अनुच्छेद 233 जो है, आपको पता होगा जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, जो जिला न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो अनुच्छेद 233 राज्यपाल को शक्ति देता है कि वह अनुच्छेद 233 जो जिला न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो ये कुछ अनुच्छेद थे जो राज्यपाल संबंधित पूछे जाते हैं। पहला क्या देखा दोस्तों? 152 राज्यपाल से की परिभाषा संबंधित है। 153 प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होंगे। 154 राज्यपाल के शक्ति और कार्य की बात करता है। 155 निर्वाचन राज्यपाल के निर्वाचन संबंधित है, जो कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। 156 दोस्तों राज्यपाल के कार्यकाल संबंधित है। 157 उनकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए। 159 शपथ किसके समक्ष ग्रहण करेंगे। 161 क्षमादान की शक्ति, जो थोड़ा सा राष्ट्रपति से क्या है, भिन्न है। 174 विधानसभा का विघटन, ठीक वैसे जैसे कि लोकसभा का विघटन होता है। विधान परिषद विघटन दोस्तों इसलिए होता है क्योंकि वह स्थायी सदन है। ठीक है, और जो अनुच्छेद 200 है दोस्तों, वह विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करता है, ठीक वैसे जैसे कि केंद्र में है। अनुच्छेद 201 विधेयक को राष्ट्रपति के पास सुरक्षित रखना, ये सबसे विशेष शक्ति होती है किसकी? राज्यपाल की, जो थोड़ा सा राष्ट्रपति से अलग करता है। अनुच्छेद 213 अध्यादेश की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 233 डीजे अर्थात डिस्ट्रिक्ट जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति या जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो ये कुछ प्रमुख अनुच्छेद थे जो राज्यपाल से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है वनडे एग्जामिनेशन में। फिर दोस्तों हम बात करते हैं किसके? ठीक, जिस प्रकार से वास्तविक प्रधान कौन होता है केंद्र में? प्रधानमंत्री, और नाम मात्र प्रधान कौन होते हैं दोस्तों? राष्ट्रपति। ठीक वैसे ही राज्यों में भी जो राज्यपाल होता है वह नाम मात्र के होते हैं, लेकिन जो वास्तविक शक्ति होती है वह मुख्यमंत्री में निहित होती है। तो राज्य की जो मुख्यमंत्री जो वास्तविक शक्ति है वह मुख्यमंत्री में निहित है। क्यों मुख्यमंत्री में निहित है? क्योंकि मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद मिलकर क्या करते हैं? राज्यपाल के कार्यक्षेत्र का विस्तार करते हैं। ठीक दोस्तों, तो अगर हम अनुच्छेद 163 की बात करें, अनुच्छेद 163 कहता है कि राज्य विधान मतलब राज्य में क्या हो, मतलब कि जो विधानसभा है उसमें एक मंत्रिपरिषद होगा। जो मंत्रिपरिषद होगा वह क्या करेगा? वह किसकी सहायता के लिए बनाया गया है? राज्यपाल को। मतलब राज्यपाल की एक परामर्शदात्री संस्था या निकाय हम कह सकते हैं कि जो मंत्रिपरिषद है, अच्छा अनुच्छेद 163 एक मंत्रिपरिषद गठन करता है जो क्या करेगा? मंत्री मतलब जो राज्यपाल को
परामर्श देने का काम करेगा। अनुच्छेद 164 जो है कहता है कि राज्य में का एक मुख्यमंत्री होगा। मुख्यमंत्री कौन होगा? जो मंत्रिपरिषद का हेड होगा, प्रमुख होगा। तो मुख्यमंत्री क्या होगा? अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री का प्रावधान करता है और मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का क्या है? प्रमुख है। अर्थात मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद प्रमुख है तो हम कह सकते हैं कि अगर मुख्यमंत्री भी परामर्श दे रहा है राज्यपाल को तो हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के साथ साथ पूरा का पूरा मंत्रिपरिषद भी क्या देगा? परामर्श के रूप में राज्यपाल को का साथ देगा या परामर्श के रूप में कार्य करेगा। तो अनुच्छेद 164 जो है वह एक मुख्यमंत्री का पद होगा, ठीक, जो मंत्रिपरिषद का क्या होगा? प्रमुख होगा। अर्थात अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा देता है तो पूरे मंत्रिमंडल को पूरे मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। फिर दोस्तों हम बात करते हैं 167 जो दोस्तों वह मुख्यमंत्री के कर्तव्य को बताता है। अब मुख्यमंत्री कर्तव्य क्या होते हैं दोस्तों? कि राज्य में जो भी कार्य हो रहा है, प्रशासनिक, विधायी या जो भी कार्य, सैन्य, जितने भी कार्य हो रहे हैं उसकी जानकारी राज्यपाल को प्रदान करेंगे मुख्यमंत्री। यह मुख्यमंत्री का प्रमुख कार्य होता है, ठीक। तो हमें कह सकते हैं कि जो अनुच्छेद 167 है वह मुख्यमंत्री के कर्तव्य के बारे में जानकारी देता है। जानकारी क्या है? कि मुख्यमंत्री का कर्तव्य यह होगा कि वह राज्यपाल को समय समय पर राज्य से संबंधित जानकारी प्रदान करता रहे। तो ऐसे स्थिति हम कह सकते हैं कि 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्य को परिभाषित करता है। फिर दोस्तों हम बात करते हैं 165। अनुच्छेद 165 जो है वह राज्य के महाधिवक्ता की बात करता है। आपको याद होगा मैंने आपसे चर्चा किया था कि केंद्र की सहायता मतलब केंद्र को विधिक सहायता प्रदान करने के लिए या विधिक सलाहकारी के रूप में किसकी नियुक्ति की गई थी? महान्यायवादी की। ठीक वैसे ही राज्य में राज्य सरकार की विधिक सलाहकार के रूप में या विधिक सहायता प्रदान करने के लिए राज्य का एक महाधिवक्ता होगा, एक राज्य का महाधिवक्ता होगा और यह राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होगा। ठीक वैसे ही जैसे भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है दोस्तों? भारत का महान्यायवादी। ठीक वैसे ही राज्य का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी कौन होगा दोस्तों? राज्य का महाधिवक्ता, जिनको अनुच्छेद 165 में जगह दिया गया है। अर्थात अनुच्छेद 165 महाधिवक्ता को परिभाषित करता है, उनकी शक्ति, उनके कार्यक्षेत्र को। फिर दोस्तों हम बात करते हैं किसकी? राज्य विधानमंडल की। जैसे भारत के लिए संसद का व्यवस्था किया गया है 79 में, 80 में लोकसभा, राज्यसभा और 81 में लोकसभा, ठीक। तो उसी प्रकार से राज्य में राज्य विधानमंडल का गठन किया गया है। राज्य विधानमंडल में भी दोस्तों एक क्या होगा? आपका विधानसभा होगा, दूसरा होगा विधान परिषद। विधान परिषद दोस्तों जरूरी नहीं है कि सभी राज्यों में, मतलब अनिवार्य नहीं है। अर्थात हम विधान परिषद के बारे में एक दो बातें अगर आपको बताना चाहें तो शायद सही होगा। पहला ये है कि विधान परिषद प्रत्येक राज्यों में हो ये जरूरी नहीं है। तो कभी कभी दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि बताइए ऐसा वह कौन सा परिषद है जिसका विघटन नहीं हो सकता लेकिन उसे समाप्त किया जा सकता है। जब ऐसा कभी प्रश्न आए तो आप कहेंगे विधान परिषद एक स्थायी सदन है, फिर भी इसका क्या, इसको मतलब अनिवार्यता नहीं रखा गया है, स्थायी सदन है। यह क्या है? यह एक प्रकार का स्थायी सदन है, स्थायी परिषद है, लेकिन फिर भी प्रत्येक अनिवार्य में इसकी उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। आइए हम चर्चा करते हुए कौन कौन अनुच्छेद है जो विधानमंडल से संबंधित हमको दिए गए हैं। दोस्तों अनुच्छेद 168 जो है वह राज्य के लिए एक विधानमंडल का गठन करता है। ठीक वैसे ही जैसे कि केंद्र में क्या है? संसद है। अब चूंकि संसद है तो संसद में दो सदन होंगे, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक वैसे ही विधानमंडल में क्या होगा? विधानसभा और विधान परिषद। दोस्तों अनुच्छेद जो 168 है वह विधानमंडल की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद जो 169 है 169 वह बात करता है विधान परिषद के गठन या उन्मूलन की। अर्थात जो राज्य चाहे तो विधान परिषद गठन कर सकते हैं, चाहे तो विधान परिषद को उन्मूलन मतलब रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। तो विधान परिषद के गठन या उन्मूलन संबंधी जो प्रावधान दोस्तों वह अनुच्छेद 169 में है। 169 के अंतर्गत विधान परिषद के गठन और उन्मूलन संबंधी क्या है दोस्तों? प्रावधान किया गया है। फिर दोस्तों जो अनुच्छेद 170 है वह विधानसभा के गठन की बात करता है कि राज्य में एक विधानमंडल में एक राज्य विधानसभा होगा। ठीक दोस्तों, तो अनुच्छेद 170 विधानसभा के गठन की बात करता है, जबकि अनुच्छेद 171 विधान परिषद की बात करता है कि विधानमंडल में
एक विधानसभा होगा और एक विधान परिषद होगा। अनुच्छेद जो 172 है दोस्तों, वह कार्यकाल की बात करता है, जो सदस्य होते हैं उनके कार्यकाल की बात करता है। और अनुच्छेद जो 173 है वह योग्यता की बात करता है। 25 वर्ष आप सबको पता होगा कि 25 वर्ष होना चाहिए आयु। ठीक दोस्तों, और जो 178 है वह बात करता है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की, अर्थात जो विधानसभा है उसमें एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद होगा, जिसकी बात कौन करता है? 178 स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। जिस प्रकार से केंद्र में आपने देखा था, ठीक उसी प्रकार से 178 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। वहां पे क्या था दोस्तों? 89-93। यहाँ पे क्या है? 178 और 182। जो 179 है दोस्तों, 179 कहता है कि अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का पद से त्याग या पद से हटाया जाना संबंधी जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 179 में दिया गया है। अर्थात 179 का प्रयोग करके हम विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को कि या तो वो स्वयं अपने पद का त्याग कर दे या उन्हें हटाने संबंधी प्रावधान किया गया है। फिर दोस्तों अगर हम अनुच्छेद 182 की बात करें तो अनुच्छेद 182 सभापति और उपसभापति के पद की बात करता है। ठीक वैसे ही जैसे कि राज्यसभा में एक सभापति होंगे जो कि भारत के उपराष्ट्रपति भी होते हैं, और एक उपसभापति होंगे। मैक्सिमम कार्य संभालने काम है वो अधिकतर उपसभापति द्वारा होता है। कभी कभी मतलब कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ही हम उपराष्ट्रपति को कार्य करते हुए देखते हैं। तो दोस्तों जो 182 है वह सभापति और उपसभापति संबंधी प्रावधान को परिभाषित करता है। अगर हम अनुच्छेद 183 की बात करें दोस्तों, तो सभापति तथा उपसभापति का पदत्याग और हटाया जाना। ठीक वैसे ही जैसे 179 में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के का या तो अपने पद का वो त्याग कर दें या फिर उनको हटाए जाने संबंधी प्रावधान है। ठीक वैसे ही दोस्तों अनुच्छेद 183 में सभापति तथा उपसभापति का पद से त्याग हो जाना या पद से हटाया जाना संबंधी प्रावधान निहित है। फिर दोस्तों हम बात करते हैं 186 में। अब दोस्तों 186 कहता है कि अध्यक्ष हो चाहे उपाध्यक्ष हो चाहे सभापति हो चाहे उपसभापति हो, इन चारों के वेतन और भत्ते की बात करता है। इनका वेतन क्या होगा, इनका भत्ता क्या होगा। इस वेतन और भत्ते से संबंधित जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 186 में दिया गया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सभापति, अध्यक्ष, उपसभापति या उपाध्यक्ष संबंधी वेतन और भत्ते का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, तो हम कहेंगे अनुच्छेद 186। 186 जो है वह विधानसभा या विधान परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति के वेतन और भत्ते का प्रावधान करता है। फिर दोस्तों हम बात करते हैं 187। अनुच्छेद 187 जो दोस्तों है वह विधानमंडल के सचिवालय की बात करता है। आपको पता होगा जब हम लोगों ने पढ़ा था क्या कहते हैं कि जब मैंने पहले भाग में अनुच्छेदों का जिक्र किया था, मैंने आपसे कहा था कि संसद का एक सचिवालय होगा जो संसद संबंधी कार्य को संपन्न करेगा। ठीक वैसे ही राज्यों के लिए भी विधानमंडल है और विधानमंडल के एक सचिवालय होगा जो विधानमंडल से संबंधित कार्यों का निर्वहन करेगा या कार्यों का संचालन करेगा। तो 187 विधानमंडल के सचिवालय की बात करता है, अर्थात विधानमंडल सचिवालय का प्रावधान करता है। फिर दोस्तों जो अनुच्छेद 188 है, ठीक जैसे ही संसद में सदस्यों के शपथ ग्रहण का प्रावधान किया गया है, ठीक वैसे ही राज्य विधानमंडल में भी अनुच्छेद 188 के अंतर्गत जो सदस्य होते हैं सदन के, उन्हें भी शपथ ग्रहण संबंधी प्रावधान किया गया है। फिर दोस्तों हम बात करते हैं अनुच्छेद 189, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक जैसे ही आपने देखा था कि संसद में निर्णायक मत देने का अधिकार अध्यक्ष या सभापति का होता है, ठीक वैसे ही निर्णायक मत अगर बराबर की स्थिति होता है तो बराबर की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को प्राप्त है। तो हम ये कह सकते हैं कि अनुच्छेद 189 अध्यक्ष या सभापति को निर्णायक मत देने का अधिकार प्रदान करता है। आइए दोस्तों हम बात करते हैं अनुच्छेद 194। अनुच्छेद 194 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक वैसे ही जैसे कि 105 संसदीय विशेषाधिकार हम लोगों ने कल पढ़ा था 105 अनुच्छेद में। जिस प्रकार से अनुच्छेद 105 संसद को कुछ विशेष अधिकार प्रदान करता है, ठीक वैसे ही अनुच्छेद 194 विधानमंडल को एक प्रकार का विशेष अधिकार प्रदान करता है। ठीक दोस्तों, तो संसद के कुछ विशेषाधिकार हैं जिनको हम जब संसद टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें हम अच्छे से चर्चा करेंगे विशेषाधिकार होता क्या। अभी हमको इतना जानना है कि अनुच्छेद 194 विधानमंडल को एक विशेष अधिकार प्रदान करता है, ठीक वैसे ही जैसे कि संसद को विशेषाधिकार प्रदान किया गया है 105 के अंतर्गत। फिर दोस्तों हम बात करते हैं अनुच्छेद 199 की। जो अनुच्छेद 199 है वह बात करता है वित्त विधेयक की परिभाषा समझ बात करता है। ठीक वैसे ही जैसे कि अनुच्छेद 110
और अनुच्छेद 216 भारत के संदर्भों में अगर हम देखें संसद संदर्भ में तो अनुच्छेद 110 धन विधेयक की बात करता है और अनुच्छेद 116 वित्त विधेयक की परिभाषा को परिभाषित करता है। ठीक वैसे ही यहाँ पे अनुच्छेद 199 वित्त विधेयक या धन विधेयक को परिभाषित करता है विधानमंडल के संदर्भ में देखें तो। ठीक दोस्तों, हम बात करते हैं अनुच्छेद 202। अनुच्छेद 202 है जो दोस्तों, अब चूंकि धन विधेयक वहां आपको पता होगा, धन विधेयक लोकसभा में लाया जाता है और कौन सा विधेयक धन विधेयक इसको प्रमाणित कौन करता है? लोकसभा के स्पीकर करता है। ठीक वैसे ही जब राज्य विधानसभा में लाया जाएगा तो राज्य विधानसभा में जो विधानसभा का स्पीकर होगा वह यहाँ तय करेगा कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है, वो उसको प्रमाणित करेंगे। आइए दोस्तों अनुच्छेद 202 की बात करते हैं। अनुच्छेद 202 जो है वह ठीक वैसे ही जैसे कि अनुच्छेद 112 आपको याद होगा, जिस प्रकार से संसद में एक बजट पेश किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा 112 के तहत 112 के तहत, ठीक वैसे ही अनुच्छेद 202 में राज्य वार्षिक वित्तीय विवरण स्टेट एनुअल आपका जो फाइनेंशियल रिपोर्ट होता है वह प्रस्तुत किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में बजट। ठीक, तो वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान हमारे संविधान किया गया है, बजट बोलचाल की भाषा है जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं। तो जो अनुच्छेद 202 है दोस्तों वह वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करता है, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं दोस्तों? बजट बोलते हैं। ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 202 में किया गया है, जबकि केंद्र स्तर पे या संसद के संदर्भ में देखें तो 112। फिर दोस्तों हम बात करते हैं ठीक वैसे ही जिस प्रकार से केंद्र में एक लेखा संसद के संदर्भ में लेखानुदान की बात किया जाता है, लेखानुदान, ठीक वैसे ही अनुच्छेद 206 में राज्य लेखानुदान की बात कही गई है। फिर दोस्तों हम बात करते हैं अनुच्छेद 210 की। अनुच्छेद 210 जो है, हमने आपसे कहा था कि जो जैसे संसद का अपना एक भाषा होगा, संसद अपना भाषा तय किया हुआ है कि संसद की किस भाषा में अभिभाषण होगा, किस भाषा में आपका शपथ होगा, क्या होगा, कैसे होगा, वो सारे प्रावधान संसद में निहित हैं, भाषा संबंधी प्रावधान। ठीक वैसे ही अनुच्छेद 210 में राज्य विधानमंडल की भी अपनी कोई भाषा होगी कि वो किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगे, किस भाषा में अपना अभिभाषण देंगे, घोषणा करेंगे, ये सारे संबंधित हैं। तो जो अनुच्छेद 210 दोस्तों वह विधानमंडल की भाषा से संबंधित है। अब दोस्तों बात करते हैं अनुच्छेद 212 की। जिस प्रकार से संसद में न्यायालय द्वारा पूछताछ नहीं किया सकता है उनकी किसी भी कार्यवाही में, ठीक वैसे ही राज्य विधानमंडल में भी न्यायालय द्वारा विधायकों से या फिर अन्य जो सदन के सदस्य हैं उनसे उनकी कार्यवाही संबंधित किसी भी प्रकार की पूछताछ नहीं किया जाएगा न्यायालय के द्वारा। अर्थात संसद द्वारा यह प्रतिबंध है कि न्यायालय उनसे किसी भी प्रकार का पूछताछ करे सदन के जब सदन चलायमान हो। तो इसी से हम कह सकते हैं जो अनुच्छेद 212 है वह न्यायालय द्वारा पूछताछ नहीं कर सकता है सदन के सदस्यों से या विधानमंडल के सदस्यों से। तो दोस्तों ये थे कुछ राज्य विधानमंडल संबंधित प्रावधान जो प्रमुख अनुच्छेद जो हमें देखने को मिले जहां से क्वेश्चन पूछता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 168 विधानमंडल की बात करता है, 169 विधान परिषद गठन या अनुमोदन की बात करता है, 170 विधानसभा के गठन की बात करता है, 171 विधान परिषद के गठन की बात करता है, 172 सदस्यों के जो कार्यकाल होते हैं उनकी बात करता है, योग्यता की बात करता है, और जो 178 है वह एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद होगा, 182 सभापति उपसभापति का पद होगा, 187 विधानमंडल की सचिवालय होंगे, और 189 निर्णायक मत देने का अधिकार होगा, 194 विधानमंडलीय विशेषाधिकार होगा, 199 वित्त विधेयक की बात करता है, 202 वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करता है, 206 राज्य लेखानुदान की बात करता है, 210 विधानमंडल की भाषा की बात करता है, और 212 न्यायालय द्वारा पूछताछ नहीं कर सकती है विधानमंडल के संदर्भ में। तो ये कुछ प्रमुख अनुच्छेद थे जो राज्य विधानमंडल से क्या है संदर्भित थे। ये थे आपके राज्यपाल, ये था मुख्यमंत्री, ये थे महाधिवक्ता। हम लोगों ने कुछ प्रमुख अनुच्छेदों को देखा जहां से प्रश्न आपसे पूछ सकता है। आइए दोस्तों हम बात करते हैं किसके, केंद्र और राज्य के बीच संबंध कि इंटर स्टेट रिलेशन क्या है, केंद्र और राज्य के बीच सामंजस्य और संतुलन किस तरीके से बना हुआ है। आइए हम उसकी बात करते हैं दोस्तों। जब हम केंद्र राज्य संबंध की बात करते हैं दोस्तों तो हमको अनुच्छेद 249 याद आ जाना चाहिए। अनुच्छेद जो 249 है दोस्तों वह राज्य सूची पर मतलब केंद्र के द्वारा कानून बनाया जाता है। जब राज्य सूची पर विषय कुछ कानून ऐसे होते हैं जो राज्य सूची पर केंद्र द्वारा बनाए जाते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि 249 केंद्र को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह राज्य सूची में क्या करे, कानून बनाए। अर्थात राज्य सूची पर कानून बनाने का जो अधिकार होता है वह किसको होता है, केंद्र को होता है वह राज्य सूची राज्य सरकार का विषय, लेकिन उस पर कानून कौन बना रहा है, केंद्र। जब केंद्र द्वारा
राजसूची पर कानून बनाया जाए। तो इसकी जो चर्चा की गई दोस्तों संविधान में वो है अनुच्छेद 249। तो यह भी बताता है कि केंद्र और राज्य के बीच संबंध है। फिर दोस्तों लोक लेखा हो गया, अभिलेख हो गया, न्यायिक प्रक्रिया हो गई, अर्थात इन सब कार्यों में भी देखें अनुच्छेद जो 261 है, अनुच्छेद 261, अनुच्छेद 261 जो है वो लोक लेखा हो गया, अभिलेख हो गया या फिर न्यायिक प्रक्रिया होगी। इन संदर्भों में भी हम देख सकते हैं कि केंद्र अपने कार्य को संपन्न करता है राज्य के संदर्भों में। तो हम ये भी कह सकते हैं अनुच्छेद 261 भी केंद्र और राज्य के संबंध को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 262 दोस्तों नदी जल विवाद, जो नदी जल विवाद संबंधित प्रावधान किया गया है वो अनुच्छेद 262 में किया गया है। तो नदी और जल से संबंधित जो विवाद है वह भी केंद्र और राज्य के संबंध को स्थापित करता है। फिर दोस्तों एक है अंतरराज्य परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल। 263 के अंतर्गत अंतरराज्य परिषद का गठन किया गया है, इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किया गया है, जो यह व्यक्त करता है कि केंद्र और राज्य बीच संबंध स्थापित हुआ होगा। फिर दोस्तों जो अनुच्छेद 266 है संचित निधि और 267 आकस्मिक निधि की बात करता है। ठीक, इमरजेंसी फंड और संचित निधि की बात करता है और आकस्मिक निधि की बात करता है। फिर दोस्तों फिर जो अनुच्छेद 279 है ये आपको पता होना चाहिए, अनुच्छेद 279 A1। तो अनुच्छेद 279 1 है वह वस्तु एवं सेवा कर की बात करता है। और वस्तु एवं सेवा कर जिसको हम आज बोलते हैं टैक्स के रूप में जिसको जानते हैं, जिससे हम बोलते हैं क्या, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस 101 101वें संविधान संशोधन 2016, मतलब 101वें संविधान संशोधन 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2016 में इसको क्या गया, संविधान का अंग माना गया, संविधान में संशोधन करके इसको लाया गया। तो अनुच्छेद 279A वस्तु एवं सेवा कर की बात करता है, जिससे हम बोलते हैं GST, जो कि 101वें संविधान संशोधन 2016 में भारत का के संविधान का हिस्सा बना। तो ये कुछ थे प्रमुख अनुच्छेद जिनकी हम चर्चा कर सकते हैं केंद्र और राज्य के संबंध के बीच के रूप में। तो 266 आपको याद हो संचित निधि, 267 आपको याद होना चाहिए आकस्मिक निधि, और 263 अंतरराज्य परिषद, 262 नदी जल विवाद, और 249 राज्य सूची पर केंद्र द्वारा कानून बनाने का अधिकार, और 261 लोक लेखा हो चाहे अभिलेख हो चाहे न्यायिक प्रक्रिया हो, इनसे संबंधित प्रावधान की बात करता है। आइए दोस्तों हम बात करते हैं हाई कोर्ट की। उच्च न्यायालय क्या है? जिस प्रकार से हमने कल सर्वोच्च न्यायालय को देखा था, आज हम देखेंगे उच्च न्यायालय को। दोस्तों जो अनुच्छेद 214 है, अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय के गठन की बात करता है, जबकि अनुच्छेद 214 राज्यों मतलब राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, ऐसी बात करता है अनुच्छेद 214। ठीक, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के प्रावधान संबंधी बात करता है अनुच्छेद 214। तो अगर आपसे कोई पूछे कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 214। जो अनुच्छेद 214 है वह राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान करता है। फिर दोस्तों हम बात करते हैं अनुच्छेद 216 की। जो अनुच्छेद 216 है वह हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय के गठन से संबंधित प्रावधान है कि उच्च न्यायालय गठन किया जाएगा हर मतलब राज्यों से संबंधित। तो अनुच्छेद 216 वह हाई कोर्ट के गठन की बात करता है। जबकि दोस्तों अगर हम अनुच्छेद 217 की बात करें तो जो अनुच्छेद 217 है वह हाई कोर्ट के जज के या मतलब न्यायाधीश की नियुक्ति की बात करता है। तो जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किससे परामर्श लेके? राज्यपाल के परामर्श से। तो राज्यपाल के परामर्श से और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी उसमें शामिल होते हैं, उनकी परामर्श से 217 जो अनुच्छेद है वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान की बात करता है। जो अनुच्छेद 218 दोस्तों वह सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान सभी हाई कोर्ट पर लागू होना, अर्थात जो अनुच्छेद 218 है वह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाए गए वे सभी प्रावधान जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है वह सभी हाई कोर्ट पे क्या होगा दोस्तों? लागू होगा। मतलब जितने भी हाई कोर्ट हैं उन पर क्या लागू होगा? सुप्रीम कोर्ट के प्रावधान। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लाए गए सभी नियम और कानून किस पे लागू होंगे? भारत के सभी राज्यों के हाई कोर्ट के ऊपर। फिर दोस्तों हम बात करते हैं अनुच्छेद 219। अनुच्छेद 219 जो है दोस्तों वह शपथ ग्रहण की बात करता है, अर्थात जो न्यायाधीश होंगे उच्च न्यायालय के उनके शपथ ग्रहण संबंधी प्रावधान रखा गया है, किया गया है। अनुच्छेद 221 जो दोस्तों वह न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते संबंधी प्रावधान करता है कि जो न्यायालय संबंधी जो न्यायाधीश हैं उनके वेतन और भत्ते क्या होंगे। अनुच्छेद 225 दोस्तों हम लोगों ने देखा था कि जब हम लोगों ने संसद के केंद्र के समय पढ़ा था और मतलब सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में, तो सर्वोच्च न्यायालय में क्या किया गया था, कहा गया था कि
जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका कुछ मूल क्षेत्राधिकार होंगे। ठीक वैसे ही उच्च न्यायालय को भी कुछ मौलिक क्षेत्राधिकार प्रदान किए गए हैं। मतलब किन किन संदर्भों में अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकता है, उससे क्या क्या फंडामेंटल है, मौलिक क्षेत्राधिकार हैं, उनकी बात करता है अनुच्छेद 225, अनुच्छेद 225। फिर दोस्तों हम बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 226। जिस प्रकार से अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, ठीक वैसे ही अनुच्छेद 226 राज्यों में रिट मतलब उच्च न्यायालय से संदर्भित रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। तो रिट जारी करने संबंधी जो शक्ति है, ठीक जिस प्रकार से अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय के पास निहित है, उसी प्रकार से अनुच्छेद 226 राज्य उच्च न्यायालय के लिए क्या है दोस्तों, निहित किया गया है, प्रावधान बनाए गए हैं कि रिट जारी करने की शक्ति जो है वो अनुच्छेद 226 में दिया गया है। 5 प्रकार रिट होते हैं, जिससे बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, परमादेश हो गया, प्रतिषेध हो गया, है ना, उत्प्रेक्षा हो गया। हम इन सभी हम की चर्चा हम करेंगे जब हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, तो हम दोनों की तुलना करेंगे कि राज्य के लिए क्या है और राज्य में उच्च न्यायालय के लिए क्या प्रावधान किए गए रिट संबंधी, और सर्वोच्च न्यायालय में रिट संबंधी प्रावधान क्या, अनुच्छेद 32 और 226 में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। फिर दोस्तों हम बात करते हैं अनुच्छेद 231 की। अनुच्छेद 231 बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। जो अनुच्छेद 231 दोस्तों वह बात करता है दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट की स्थापना, अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर दो या दो से अधिक राज्य भी हैं तो उनके लिए एक हाई कोर्ट की स्थापना की जा सकती है और हुआ भी है। तथा जो अनुच्छेद 231 है वह शक्ति प्रदान करता है कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट की स्थापना की जा सकती है या एक हाई कोर्ट का प्रावधान किया जा सकता है। तो ये थे दोस्तों अनुच्छेद 231 से संबंधित कुछ प्रावधान। फिर दोस्तों आइए हम बात करते हैं वित्त आयोग की। वित्त आयोग, आपको पता होगा जो अनुच्छेद 280 है वह वित्त आयोग की बात करता है, फाइनेंशियल कमीशन की बात करता है। अर्थात अनुच्छेद 280 में एक वित्त आयोग हुआ जो वित्त संबंधित लेखा जोखा क्या करेगा, संसद में प्रस्तुत करेगा, सदन में प्रस्तुत करेगा। तो एक वित्त आयोग होगा जो वित्त संबंधी कार्य का संपादन करेगा, संपन्न करेगा। अगर दोस्तों हम अनुच्छेद 281 की बात करें तो अनुच्छेद 281 वित्त आयोग की अनुशंसा संबंधी प्रावधान करता है। मतलब वित्त संबंधी जितने भी अनुशंसाएं हैं वो अनुच्छेद 281 के अंतर्गत क्या हो दोस्तों, सॉल्व की जाएंगी। तो जो अगर वित्त आयोग से हमें क्वेश्चन पूछे कि वित्त आयोग का किस अनुच्छेद के अंदर गठन किया गया है, तो हम कहेंगे अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के गठन संबंधी प्रावधान करता है और 281 वित्त आयोग की अनुशंसा से बात करता है। फिर दोस्तों हम अनुच्छेद 300 क की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अनुच्छेद 300 क है वह एक प्रकार का संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है। आपको पता होगा जब हम आपको मौलिक अधिकार पढ़ाएंगे तो उसमें अनुच्छेद 31 है, जिसे अनुच्छेद मौलिक अधिकार से हटाकर कहाँ कर दिया गया, अनुच्छेद 300 क में जगह दे दिया गया। और चूंकि अब इसको हटाया कहाँ गया, क्वेश्चन आपसे पूछेगा वह कौन सा संवैधानिक संशोधन है जिसके तहत मौलिक अधिकार से संपत्ति के अधिकार को एक विधिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया। तो दोस्तों अनुच्छेद 300 का एक प्रकार का विधिक अधिकार हो गया जिसे हम बोलते हैं संपत्ति का अधिकार। इसे 44वें संवैधानिक संशोधन 1978, 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार न मानकर बल्कि एक प्रकार के विधिक अधिकार रूप में इनको स्थान दिया गया है, जिसको अनुच्छेद 300 क में जगह दिया गया है। दोस्तों तो ये थे कुछ प्रावधान जो कि हमारे प्रमुख अनुच्छेद से संदर्भित है, जहां से हमेशा कुछ न कुछ क्वेश्चन देखने को मिलता है। कभी न कभी किसी न किसी एग्जाम में आपको ये सारे अनुच्छेद कभी न अभी हाल ही में देखिए जितने एग्जाम हुए थे, अभी पीसीएस का एग्जाम हुआ था जिसमें आपको अनुच्छेद 266 और अनुच्छेद 267 से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिला था। तो अनुच्छेद 267 हो गया, अनुच्छेद 266 हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 262, 263 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 279 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जिनके बारे में प्रश्न कभी न कभी बनता ही है। 225, 226, 231 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर राज्य विधान से संबंधित रखें तो निर्णायक मत देने का अधिकार 189 हो गया। विशेषाधिकार की बात करें 194 हो गया, 199 हो गया। ठीक दोस्तों, उसके बाद अगर हम राज्यपाल से देखें तो 153 हो गया, 154 हो गया, ठीक 155 हो गया, 161 हो गया, 161 हो गया, 174 हो गया, 200 और 201 और 213। ये कुछ ऐसे हैं जो आपके राज्यपाल संबंधी क्वेश्चन पूछ सकता है। बाकी 163, 164, 167 तो महत्वपूर्ण है ही। तो दोस्तों ये कुछ अनुच्छेद थे
जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारे वीडियो अच्छे लग रहे होंगे और आपको प्रमुख अनुच्छेद जो कि दिया गया है प्रथम भाग और द्वितीय भाग में आपको समझ में भी आ रहा होगा और आप उसको अच्छे से समझ भी रहे होंगे। तो इसको अच्छे से देखिएगा, इसको समझिएगा, पढ़िएगा, 1-2 बार टॉपिक वाइज को पढ़िएगा कि राज्यपाल में क्या है, मुख्यमंत्री में क्या है, महाधिवक्ता में क्या है, वित्त आयोग में क्या है, राज्य विधानमंडल में क्या है, संपत्ति का अधिकार क्या है, केंद्र राज्य संबंध क्या है, उच्च न्यायालय से संबंधित कौन-कौन से अनुच्छेदों का प्रयोग किया गया है। तो हम इस तरीके से टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो हमको वो सारे अनुच्छेद अच्छे से तैयार हो जाएंगे, जिससे कि जब हम कभी भी नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो में जब कभी हम उच्च न्यायालय पढ़ेंगे तो आपके पास उच्च न्यायालय संबंधित जितने भी अनुच्छेद जैसे 214, 16, 17 ये आपके पास होने चाहिए, जिससे कि जब हम इसके बारे में बताएं तो आपको अनुच्छेद पता तुरंत याद आ जाना चाहिए, हाँ इस अनुच्छेद में ये कहा गया है, फिर उस टॉपिक को आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो दोस्तों इसी साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रमुख अनुच्छेदों के कुछ प्रमुख भागों के साथ। नमस्कार, बाय बाय।